हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच गैबा वाला ड्रॉ हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हैं जो आज का हॉट टॉपिक है, वो है रविचंद्रन अश्विन की एक सरप्राइज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा जो सब्जेक्ट है आज की वीडियो का, वो है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि कल मैच हुआ था पहला ओडीआई। वीडियो मैं नहीं कर पाया। ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान ने वो जीत लिया था 3 विकेट से, बट थोड़ी बहुत बात करेंगे उस वीडियो पे, उस मैच पे भी। तो शुरुआत करते हैं यार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गैबा टेस्ट से। गैबा टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। बारिश के कारण ये टेस्ट मैच प्रभावित रहा काफ़ी। लगभग लगभग अगर मैं 5 दिन का हिसाब लगाऊं तो टोटल कुल मिला के, जहाँ तक कि मुझे लगता है, सिर्फ 2 दिन का खेल पूरी तरह से हो पाया है, या 2 दिन और एक सेशन का आप कह लें। बाकी सारा जो खेल है वो बारिश के कारण ख़राब हुआ है। और जिसका कि ज़्यादा जो खामियाजा था, जो ज़्यादा परेशानी थी, वो ऑस्ट्रेलिया को उठानी पड़ी। ऑब्वियसली क्योंकि वो उनका मैच में अपर हैंड था पूरे मैच में। चाहे वो बैटिंग की बात करें, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, मतलब ओवरऑल मैच में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले नाखुश होंगे जो है ये मैच का, जो कोई डिसीजन नहीं निकल पाया बारिश की वजह से। तो शुरुआत से बात करते हैं यार। ऑस्ट्रेलिया ने 445 किए थे पहली इनिंग में। और पहले दिन का खेल जो है वो 28 पे बैटिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, ख़राब हो गया था बारिश के कारण। फिर दूसरे दिन उन्होंने आके 445 तक के जो है वो रन्स लगाए बोर्ड पे। और फिर उसके बाद जो है इंडिया बैटिंग करने के लिए आई, और 2 ढाई दिन बैटिंग करनी पड़ी उनको बारिश की वजह से। तो 260 ही कर पाई इंडिया, 246 करने थे। बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो 260 किए और फॉलो ऑन बचाया। आप थैंक्स बोलें आकाशदीप को, जिन्होंने आके नीचे जो है वो थोड़ी अपने बाजू दिखाए, अपने हाथ दिखाए, और इंडिया को जो एक एक मिनी टारगेट जिसको कह सकते हैं फॉलो ऑन का 246 का, वो बचवाया। और उसके बाद शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमारी क्रिकेट टीम को। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, इतना बड़ा कोच है गौतम गंभीर हेड कोच, हमारा असिस्टेंट जो कोचेस हैं, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, इंक्लूडिंग प्लेयर, जब वो फॉलो ऑन बचा और उस पे हमारा जो ड्रेसिंग रूम था इतनी खुशी मना रहा था, खुशी से पागल हो रहे थे। ये तस्वीर आप नीचे देख सकते हैं जिस तरह से, मतलब डगआउट में और ड्रेसिंग रूम में खुशी बनाई गई है कि हमने फॉलो ऑन क्रॉस कर लिया है, यानी हमने टेस्ट मैच बचा लिया है। और उस टाइम पे क्लियर नहीं था कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, क्योंकि बारिश का पता नहीं था आज के दिन का कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो चलो फोरकास्ट में, वेदर फोरकास्ट में तो था ही था, बट हमारी इस लेवल की क्रिकेट नहीं थी कि हम ड्रॉ के लिए खेलें और फॉलो ऑन बचाने के बाद हम खुशियां मनाएं यार। मतलब हमने हमने ऑस्ट्रेलिया को, हमने खुद खुद ना, हमने अपनी अपनी प्लानिंग के बारे में बताया है, अपनी क्रिकेट के बारे में बता दिया है कि सर हम इतना ही है, इतना ही कर सकते हैं। तो मीडिया पे तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ 2-3 लोग हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं। और उनके हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया शुक्र मना रही है कि शुक्र है बारिश आ गई, नहीं तो हमें इंडिया हरा देती। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को 275 का टारगेट, इंडिया ने 275 का टारगेट लिया। इंडिया ने नहीं लिया टारगेट, वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दिया था। ये हमारी नलायकी है, हमारी नलायकी है भाई साहब। हमें 275 का टारगेट मिला जो कि मिलना ही नहीं चाहिए था। हमने अगर पहली इनिंग में बैटिंग अच्छी की होती, बैटिंग जबरदस्त की होती, तो औकात नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की कि वो हमें टारगेट देके जाते ये बारिश वाले मैच में भी। तो ये सब चीजें हैं, तो इतना खुश ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। दूसरी इनिंग में इंडिया ने 260 रन किए, और फिर आज जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई है, तेज खेलने के चक्कर में उन्होंने 89 रन किए 18 ओवरों में, फटाफट 7 उनके आउट हुए।
275 का टारगेट दिया, उसके बाद 2-3 ओवर हुए, 8 रन पे कोई आउट नहीं हुआ इंडिया का, बारिश आई और मैच खत्म हो गया। ये हालचाल रहा पूरे मैच का यार। दोबारा से ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। एडिलेड ओवल में भी उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था, इस मैच में भी उनको सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया है। ट्रेविस हेड ने 152 रन्स किए थे पहली इनिंग्स में। स्टीव स्मिथ ने भी शतक किया था, लेकिन वो शतक ट्रेविस हेड का जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किए थे उन्होंने रन्स, तो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे। वाइस कप्तान भी हैं वो टीम के। तो बुमराह ने इंडिया की तरफ से अच्छी बॉलिंग की है दूसरी इनिंग्स में। आकाशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और बुमराह ने पूरे इस मैच में 8 विकेट लिए टोटल कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया के। और बाकी सब यही चीज़ें हैं यार। कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं हम सबको पता है, कहाँ कहाँ गलती हुई है, कैसे हुई है। हमारी बैटिंग ने हमेशा कोलैप्स किया है यार, चाहे वो पर्थ टेस्ट मैच का की पहली इनिंग हो, चाहे वो एडिलेड मैच की दोनों इनिंग्स हों, चाहे वो गैबा की जो है वो पहली इनिंग हो। तो कहीं ना कहीं हमारे कोलैप्स हुए हैं हर मैच में, हर टेस्ट मैच में। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है यार। ये उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है कि जिसपे हम खुशी मनाएं और डगआउट में नाचे। जब हमारा जो है फॉलो ऑन बचे उसके बाद हम डगआउट में नाचना शुरू करें, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा बैटिंग के बारे में, हमें सोचना पड़ेगा। केएल राहुल ने ठीक ठाक इनिंग खेली थी यार, बट सेंचुरी उनको करनी चाहिए थी यार, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए सेंचुरी यार। तो बाकी जो चीज़ें हैं, यशस्वी जायसवाल की बात करूं, यशस्वी जायसवाल फेल हुए हैं। दूसरी इनिंग में तो चलो उन्होंने खास उतनी बैटिंग की नहीं है। केएल राहुल ने पहले इनिंग में 84 रन किए थे, शुभमन गिल सिर्फ 1 रन किया, दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं आई। तो शुभमन गिल से ना इस चीज़ की उम्मीद नहीं है, उनसे उम्मीद तगड़ी उम्मीद की जाती है कि वो विराट कोहली का बैकअप हैं। विराट कोहली प्रिंस उनको कहा जाता है, अगर विराट कोहली को किंग कहा जाता है तो शुभमन गिल को प्रिंस कहा जाता है। तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो कि वो निभा नहीं पा रहे हैं। वो किसी किन्हीं अलग चीज़ों में लगे हुए हैं, ग्राउंड के कम अंदर कम वो उनका इंटरेस्ट नज़र आता है, ग्राउंड के बाहर का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। ऋषभ पंत से उम्मीद थी यार, पहली इनिंग में सिर्फ 9 रन किए 12 बॉल्स में। रोहित शर्मा 10 रन ही कर पाए। एडिलेड टेस्ट में भी सिंगल फिगर में दोनों इनिंग्स में आउट हुए थे, यहाँ पे सिर्फ 10 किए। रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी नॉक खेली आप कह सकते हैं, जिसने कि फॉलो ऑन बचाने का जो सेटअप तैयार किया वो रविंद्र जडेजा थे, केएल राहुल के साथ मिलके एक अच्छी इनिंग खेली थी। उसके बाद नीतीश रेड्डी के साथ भी इन्होंने एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई थी। सिराज के साथ सिराज ने अच्छी मतलब वो क्या ही कर लेते यार, मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 1 रन किया। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की जो लास्ट की जो पार्टनरशिप हुई है ना, आई थिंक 50+ रन की पार्टनरशिप इनकी हुई है। 36 चाहिए थे, 34 चाहिए थे फॉलो ऑन के लिए जब आकाशदीप बैटिंग करने के लिए आए थे। तो फिर वहाँ पे जाके जो है वो फॉलो ऑन बचा के दिया आकाशदीप ने, और 260 पे हमने ख़त्म किया। आज सुबह आके जो है हमारा लास्ट विकेट गिरा 260 पे आकाशदीप के रूप में, और 260 पे हम आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग थिंक 190-95 रन की लीड ली हुई थी। तो फिर उसके बाद आपके सामने ही ऑस्ट्रेलिया ने आके बैटिंग करी, और बाकी फिर मैच आगे ख़त्म हो गया। तो आगे अब जो है वो एमसीजी का मैच है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगला मैच है। बॉक्सिंग डे टेस्ट है, 26 जनवरी से स्टार्ट होगा, 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा। आई होप सो कि इंडिया वहाँ पे अच्छा खेले, क्योंकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल होंगी इंडिया के लिए। वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, रैकेट भी अच्छा है इंडिया का, सिडनी में भी अच्छा है। बट बैटिंग को देख के लगता नहीं है, क्योंकि यही बैटिंग हमारी घर में भी थी। अपना चिन्ना स्वामी स्टेडियम में क्या कम ख़राब रिकॉर्ड था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे तो अच्छा रिकॉर्ड था ना इंडिया का। पुणे में अच्छा रिकॉर्ड था, मुंबई में अच्छा रिकॉर्ड था। तो वहाँ पे 3 के 3 हारे हैं। तो अभी अभी भी यहाँ पे वही चीज़ें चल रही हैं, कोलैप्स चल रहा है बैटिंग का। तो खैर देखते हैं, एज एन इंडियन उम्मीद है कि इंडिया वापसी करेगी वहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया से लीड लेगी। फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो 3 मैचेस हो चुके हैं, एक एक मैच दोनों ही टीमों ने जीता हुआ है।
तो फिलहाल देखते हैं अगले मैच में किस तरह से परफॉर्मेंसेज आती हैं। और रोहित शर्मा, क्या करना है यार रोहित शर्मा और विराट कोहली का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। इन्होंने अपना करियर जो है वो यहाँ से खींचना नहीं चाहिए था, स्ट्रेच नहीं करना चाहिए था। अब दुआ कर सकते हैं कि ये दोनों वापस फॉर्म में आए और रन्स करें, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, 1-2 मैचेस रह गए हैं इनके करियर के, उनमें रन्स करें। और अगर WTC पहुंचती है तो कुल मिला के 3 मैचेस मिलेंगे। अगर WTC फाइनल नहीं पहुंचती इंडिया तो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास भी ये 2-2 मैचेस ही हैं, जहाँ तक कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो यही हिसाब था गैबा टेस्ट का। उसके बाद आते हैं यार रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट के बारे में। रविचंद्रन अश्विन ने यार रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अपनी ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये जो फैसला था उनका, ये अचानक आया, सरप्राइजिंग फैसला था। किसी को उम्मीद नहीं की जा रही थी। यहाँ उम्मीद यही थी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद अगर इंडिया WTC पहुंचती है, WTC फाइनल पहुंचती है, तो मे भी हो सकता है WTC फाइनल जो है वो उनका आखिरी मैच हो। बट बीच सीरीज के रिटायरमेंट अनाउंस करना, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, मतलब कि ऐसा हो सकता है। बट चलो ठीक है, ये उनकी मर्जी थी, टोटली उनका फैसला था यार। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं उनकी इंडिया के लिए। उन्होंने हर तरीके के फॉर्मेट में खेला, T20 में उन्होंने खेला, ODI में उन्होंने खेला, टेस्ट में उन्होंने खेला, और अच्छी खासी उन्होंने विकेट्स भी ली हुई हैं इंडिया के लिए। मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कितने नंबर पे हैं इंडिया में टेस्ट की विकेट्स लेने के मुकाबले में। तो एक बारी बात कर लेते हैं हम उनके करियर के बारे में, उनके करियर के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी बॉलिंग पे, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो टेस्ट की हम सबसे पहले बात करेंगे। टेस्ट उन्होंने 106 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले। 200 इनिंग्स में उन्होंने 27,246 बॉल्स उन्होंने करी। 907 उसमें मेडन ओवर्स थे। 12,891 रन उन्होंने दिए, और 537 विकेट्स जो है वो इंडिया के लिए उन्होंने लिए, जो कि इंडिया के लिए दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले हैं बॉलर, वो हैं रविचंद्रन अश्विन। नंबर 1 पे हैं इंडिया के अनिल कुंबले, जिनकी की 619 विकेट्स हैं। तीसरे नंबर पे कपिल देव पाजी हैं, और उसके बाद कपिल देव साहब की 434 विकेट्स हैं, हरभजन सिंह की 417 विकेट्स हैं। तो ये टेस्ट मैच के बारे में आपको मैं बता रहा था। 537 विकेट्स हैं उनकी। बेस्ट फिगर्स जो हैं उनकी 7 विकेट्स लेके 59 रन, 59 रन इकॉनमी उनकी रही टेस्ट करियर की। 2.83 की एवरेज था 24 का। बाकी 4 विकेट उन्होंने 25 बार ही लिए हुए थे, और 5 विकेट्स उन्होंने 37 बार लिए हुए थे। ODI की अगर मैं बात करूँ, 116 मैचेस में 114 इनिंग्स में उन्होंने 6,303 बॉल्स करी, जिसमें कि 37 मेडन ओवर्स की उन्होंने किए। 5,180 रन उन्होंने खर्च किए। 156 विकेट्स लिए उन्होंने 116 मैचेस की 114 इनिंग्स में। बेस्ट जो फिगर्स है उनके 4 विकेट्स लेके 25 रन, इकॉनमी 4.93 की थी, एवरेज 33.2 की। 4 विकेट उन्होंने एक बार ही लिए थे, और 5 विकेट उनके करियर में, ODI करियर में कोई नहीं था। T20I की अगर मैं बात करूं तो 65 मैचेस की 65 इनिंग्स में उन्होंने 1,452 गेंदें की है, जिसमें कि 3 मेडन ओवर उन्होंने किए हैं। 1,672 उन्होंने रन्स खर्च किए थे। 72 विकेट्स लिए थे 65 मैचेस में, 65 इनिंग्स में। बेस्ट फिगर्स थे 4 विकेट लेके 8 रन, और 6.90 की इकॉनमी, विच इज़ क्वाइट वेरी गुड यार। तो 4 विकेट उन्होंने 2 बार ही लिए थे अपने करियर में। और बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी थे, विद वेरी गुड ब्रिलियंट नॉलेज, मैं ब्रिलियंट कहूँगा, ब्रिलियंट नॉलेज ऑफ क्रिकेट, जो कि बाइस्ड होके ना कभी भी उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा। जो कि मैं आज देखता हूँ काफ़ी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स या मीडिया वाले या
प्लेयर्स वो अपने 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 क्रिकेट की, अपनी कंट्री की क्रिकेट की तारीफ करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन में ना ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो खुल के तारीफ करते थे जिसकी तारीफ करनी होती थी। तो उनकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं यार। टेस्ट की उनको 106 मैचेस की 151 इनिंग्स में वो 15 बारी नॉट आउट रहे, उन्होंने 3503 रन बनाए। हाईएस्ट उनका 124 था, जो कि अभी फिलहाल बांग्लादेश के अगेंस्ट आया था। 25 की एवरेज थी, विच इज़ वेरी गुड यार फॉर एन बॉलिंग ऑलराउंडर। बेस्ट सॉरी स्ट्राइक रेट उनका था 54 का। 100 उनके 6 थे टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने 6 बारी सेंचुरी लगाई हुई थी और 14 50 से उनके चौके उनके थे 399, छक्के थे 23। ओडीआई की अगर मैं बात करूं 116 मैचेस की 63 इनिंग्स में 20 बारी वो नॉट आउट रहे थे, ठीक है। और 707 उनके रन से, हाईएस्ट 65 था, एवरेज 16 का था और स्ट्राइक रेट 87 का। 50 उनका एक था, चौके उनके 60 थे, छक्के उनके 7 थे। तो T20 आईज की अगर मैं बात करूं तो 65 मैचेस की 19 इनिंग्स में उनकी बैटिंग आई थी, 12 बारी वो नॉट आउट रहे थे, 184 मात्र उनके रन थे, हाईएस्ट 31 था, एवरेज 26 का और स्ट्राइक रेट 115 का। चौके उनके 17 थे और 4 उनके छक्के थे। तो आईपीएल के बारे में भी आपको बता देता हूँ यार। आईपीएल के बारे में बॉलिंग जो फिगर्स हैं उनके 212 मैचेस में 208 इनिंग्स में उनकी जो विकेट्स हैं वो 180 विकेट्स हैं, ठीक है। 4 विकेट उन्होंने एक बार ही लिए हुए हैं और इकॉनमी थी उनकी 7.12 की, जो कि बहुत अच्छी है यार। T20 क्रिकेट में 7 की इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, यानी अगर 4 ओवर कर रहे हैं तो 28 ही रन खर्च कर रहे हैं। तो आईपीएल की अगर मैं बैटिंग की बात करूं 212 मैचेस की 94 इनिंग्स में जो है उन्होंने 800 रन बनाए थे, एक बारी उन्होंने 50 भी लगाया हुआ है, 61 चौके हैं, 28 छक्के हैं, स्ट्राइक रेट 118 का है, हाईएस्ट उनका 50 है, एक 50 भी उन्होंने अपने करियर में, आईपीएल करियर में लगाया हुआ है। तो जी, इंडिया की तरफ से टेस्ट में 537 विकेट्स लेने वाले जो है वो हाईएस्ट विकेट्स लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन, और इसी के साथ उन्होंने अपने करियर का जो है वो दी एंड भी किया, रिटायरमेंट अनाउंस किया, जो कि टोटली उनकी कॉल है, ठीक है। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक मैच विनर था, बहुत सारी सर्विसेज हैं उनकी इंडिया के लिए, बिल्कुल हम उनको मिस करेंगे जहाँ जहाँ भी हमें स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे, और हमें उनकी ज़रूर याद आएगी कि भाई बंदा था एक रविचंद्रन अश्विन, वो हमें निकालता था जब कभी बैटिंग की ज़रूरत भी होती थी और वो बैटिंग भी करके देता था। तो फिलहाल यार उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। एक ना एक टाइम पे तो करनी ही थी यार, और आने वाले टाइम पे एक महीने के अंदर अंदर हमें और भी कुछ रिटायरमेंट्स देखने को मिलेंगी, खासकर टेस्ट क्रिकेट से। अगर इंडिया जो है वो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, तो जहाँ तक कि मेरा आइडिया है, जहाँ तक कि मुझे लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी जो है वो टेस्ट करियर से रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, जो कि करना चाहिए उनका। एक फालतू में करियर स्ट्रेच करने वाला कुछ है नहीं इसमें, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। चुप करके साइड पे हो जाएं यार। ठीक है, बहुत सर्विसेज हैं, बहुत रन्स किए हैं उन्होंने इंडिया के लिए। एक फॉर्मेट और बचा है ओडीआई वाला, चैम्पियंस ट्रॉफी है, और चैम्पियंस ट्रॉफी भी जो है उनका लास्ट टूर्नामेंट होना चाहिए आईसीसी का, जहाँ तक कि मुझे लगता है, जहाँ तक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे ज़्यादा करियर खींचना मुझे नहीं लगता कोई कोई अच्छी बात है, और करियर ज़्यादा खींचना चाहिए। हाई टाइम वही था जब इन्होंने इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था, हाई टाइम था वहाँ पे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते और एक हाई नोट पे ख़त्म करते अपने करियर को। और बट ऐसा नहीं किया, उसमें बीसीसीआई की भी गलती है, जय शाह जी की गलती है। रोहित शर्मा को जानबूझ के घसीटा गया इन सभी झमेलों में, तो जो कि अब क्या कह सकते हैं यार, ये सब उनकी आपस की चीज़ें हैं, क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, जितना भी किया देश के लिए किया है, इंडिया के लिए किया है,
तो होप सो ये चीज़ें आगे चल के भी अच्छी रहें यार। पहले तो फ़िलहाल हम आने वाले आगे 2 टेस्ट मैचेस जीतें और उसके बाद फिर हम जो है श्रीलंका पे भी डिपेंड करेंगे कि श्रीलंका जो है वो कम से कम 1 मैच ड्रॉ करे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो फिर जाके हमारा काम बनेगा कहीं न कहीं। तो तीसरा जो आज का मुद्दा था वीडियो का, वो था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच, जो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था 3 विकेट से। अ, अ बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वापसी करी पाकिस्तान ने इसमें ओडीआई में। जिस तरह से उन्होंने मैचेस हारे थे अपने टी20आईज़ के तीनों मैचेस हारे थे, और लग नहीं रहा था जिस तरह से कल मैच भी हो रहा था, पाकिस्तान ने अपने 240 का चेज़ करते करते आई थिंक 60 पे 4 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। तो उस तरह से लग नहीं रहा था कि ऐसी चीज़ें होंगी, पाकिस्तान जीत जाएगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं यार मैच के बारे में। जो हाइलाइट्स रहे पाकिस्तान की तरफ से, वो थे सैम अयूब ऑब्वियसली, जिन्होंने अपने करियर का दूसरा शो किया और बड़ी ही ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली। एक सूझबूझ भरी पारी, एक मैच्योर बैट्समैन की तरह वो खेल रहे थे। बॉल को मेरिट के ऊपर खेल रहे थे और अटैक भी कर रहे थे बीच बीच में। आपको याद होगा जब लास्ट में आई थिंक 35वां ओवर था पाकिस्तान की इनिंग का। हाँ, 35वां ओवर था। ओटनील बाटमैन उनके सबसे सबसे किफ़ायती बॉलर ओटनील बाटमैन थे और आई थिंक उनके 2 ओवर्स में 7-8 रन्स उसने दिए हुए थे। नहीं, 4 ओवर्स में उसके 7-8 रन्स उसने दिए हुए थे। फिर आगे उसको 21 रन्स लगाए थे उसने, सैम अयूब ने, जिसमें कि 3 चौके और 1 छक्का लगाया था। 2 चौके सैम अयूब ने लगाए थे, 1 छक्का भी सैम अयूब ने लगाया था। फिर लास्ट में एक स्लिप से चौका गया था सलमान अली आगा के बैट से। तो कहने का इतना ही मतलब है कि एक्सेलरेट करना भी सैम अयूब जानते हैं। उन्होंने जहाँ पे रुकने की ज़रूरत थी वहाँ पे वो रुके, जहाँ पे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेट किया और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मैच में बना के रखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और दूसरी बात करूँगा मैं यार सलमान अली आगा के बारे में। जिस तरह से सलमान अली आगा ने मैच को पकड़ के रखा यार, शुरुआत में जहाँ ज़रूरत थी रुकने की, थोड़ा-सा अपने शेल में जाते हुए नज़र आए सलमान अली आगा, बट ठीक है, उनको चांस दे सकते हैं। उन्होंने अपनी अपनी अपने मेरिट के हिसाब से खेला, जिस तरह से वो खेलते हैं क्रिकेट को। और अभी हाल ही में काफ़ी गालियाँ भी उनको पड़ी हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की क्रिकेट फ़ैन से, कि ये टी20 का मटेरियल नहीं है, टी20 में नहीं खेल सकता, व्हिच इज़ ट्रू कि वो क्रिकेट टी20 के क्रिकेट का मटेरियल नहीं है। वो टी20 में ही इज़ नॉट गुड। ही इज़ वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ वेरी गुड इन ओडीआई क्रिकेट। और उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से वो बैटर्स को लेके चल रहा था, यंगस्टर्स को लेके चल रहा था, उनको बता रहा था कि कौन सी शॉट कैसे खेलनी है, कब क्या खेलना है, नॉर्मल रहो, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इस ओवर में 8 रन आ गए हैं, कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो। तो उस तरह से वो खेलता चला गया और जब लास्ट में फिर से थोड़ा सा मोड़ लिया मैच ने और साउथ अफ्रीका वापस आई मैच में, और उसके बाद फिर से जो है उसने दोबारा वही नसीम शाह से के साथ मिलके और 33 रन की पार्टनरशिप लगाई। और जिस तरह से शम्सी को उसने 2 हिट्स, क्लीन हिट्स लगाई थी, एक मिड विकेट के ऊपर से और एक सीधा छक्का सामने, और उसने प्रेशर उतारने वाला काम किया और लास्ट में जो है उसने पाकिस्तान को जो है वो ओवर द लाइन लेके गया। और बाबर आजम वाज लुकिंग क्वाइट गुड यार अगेन येस्टरडे, बट ज़्यादा वो जो जो स्टार्ट मिला था बाबर आजम को, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़े स्कोर में। बाकी किसी का उतना ज़्यादा बड़ा स्कोर है नहीं है। 109 सैम अयूब का था, सलमान अली आगा का 82 था, बाबर आजम का 23 था। बाकी सब जो है वो सिंगल डिजिट में ही थे। अब्दुल्ला शफीक 0, मोहम्मद रिजवान 1, वो अपने अंदर आती बॉल पे दोबारा वो क्रॉस खेलने गए और क्लीन बोल्ड हो गए। कामरान गुलाम
कि 4 रन्स इरफान खान नियाज़ी का 1 रन, शहीन शाह अफरीदी 8 बॉलों में कोई रन नहीं किया, नसीम शाह ने 9 रन्स किए सलमान अली आगा के साथ मिलके। उन्होंने बड़े आराम से खेला, जो कि ज़रूरत थी उस टाइम पे। पाकिस्तान की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो शहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर में 46 रन्स देके 1 विकेट लिया। और जो उसने विकेट लिया था ना एनरिक क्लासें का, भाई वो ज़बरदस्त था। अगर एनरिक क्लासें वहाँ पे 3-4 ओवर और रुक जाता ना तो स्कोर कम से कम भी 280 के ऊपर होता। अगर अगर उससे भी ज़्यादा रुकता तो 300 के पार भी जा सकता था स्कोर बड़े आराम से। तो जो उसने विकेट लिया ना वो बहुत बड़ा विकेट था। आई थिंक उसने अपना काम कर दिया। नसीम शाह 6 ओवर 40 रन, सलमान अली आगा 8 ओवर 32 रन, 4 विकेट। और सलमान अली आगा की तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। सलमान अली आगा का कल दिन था भाई। एक रिजवान की आप चालाकी देखें, थोड़ा सा उन्होंने अच्छा किया, सलमान अली आगा को लेके आए। तो आई थिंक वो साउथ अफ्रीका ने भी वालों ने भी उसको थोड़ा सा लाइटली लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। और हो गया वहाँ पे उनका काम। तो अबरार अहमद ने 10 ओवर 32 रन 2 विकेट। हैरिस रऊफ अगेन थोड़े से महंगे साबित हुए, 4 ओवर 42 रन। सैम अयूब 7 ओवर 34 रन 1 विकेट। कामरान गुलाम 2 ओवर 9 रन। और मतलब स्पिनर्स को ज़्यादा बॉलिंग करवाई गई, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, सैम अयूब, कामरान गुलाम। क्योंकि जब तक वहाँ पे फ्लड लाइट ऑन ये मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के पाल में, और वहाँ पे जब तक सनलाइट रहती है वहाँ पे थोड़ा सा ना बॉल स्पिन जो होता है वो फंस के आता है, थोड़ा सा फंसता है बॉल। आपने बाबर आजम को देखा होगा, बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए थे, एक गुड लेंथ बॉल थी, वो एक नॉर्मल नी रोल की ऊंचाई में थी। और वो एक ना ज़बरदस्त तरीके से वो एक लेग साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे, बैट थोड़ा जल्दी मुड़ गया, बॉल थोड़ा फंस के आया, वो लीडिंग एज हुआ और कवर पे आउट हुए। वो थोड़ा सा बॉल फंस के आया। और रिजवान ने वहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाई, अपने स्पिन बॉलर से ज़्यादा काम लिया और वहीं पे साउथ अफ्रीका को फंसा के रखा उन्होंने, और ज़्यादा स्कोर नहीं हुए। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर मैं बात करूं, टॉनी डे जोर्जी 33 किए 25 बॉल्स में, और रैकल्टन ने 36 किए। आई थिंक पहले विकेट की उनकी 76 रन की 70 रन की पार्टनरशिप लगी थी। वेंडे ड्यूसन कुछ नहीं कर पाए। मार्करम ने 35 किए 54 बॉल्स में, अच्छा खेल रहे थे, एक शॉट मारने के चक्कर में बॉल ऊपर उठा दी। एनरिक क्लासे ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 86 किए 97 बॉल्स में। मार्को येंसन ने 10 किए, फुलकवायो ने 1 किया, रबाडा 11 रन, और ओटनील बाटमैन ने 10 रन किए। जो कि कुल मिला के 239 रन बना पाई थी साउथ अफ्रीका, और 240 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ यार। कगिसो रबाडा की बॉलिंग, साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करूं, 10 ओवर 48 रन 2 विकेट्स। शुरुआत में काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन लास्ट के जो ओवर आके 2 किए ना रबाडा में ने, वहाँ पे थोड़ा सा जो है उन्होंने रन्स थोड़े कम खर्च किए। मार्को येंसन 9.3 ओवर 45 रन 1 विकेट एक। और ओटनील बाटमैन 7 ओवर 37 रन 2 विकेट। और 37 में से इसको जो है 1 ओवर में 22 लगे थे, बाकी इसने 6 में 15 ही दिए थे। एडन मार्करम 10 ओवर 42 रन दिए इन्होंने, और एक मेडन भी किया। तबरेज शमसी 10 ओवर 54 है, इसको थोड़ी मार पड़ गई बेचारे को। सलमान अली आगा ने इसको थोड़ा रिमांड पे लिया हुआ था। फुलकवायो 3 ओवर 15 रन, इस भाई ने बड़ी कम बॉलिंग की है, और ये अच्छा बॉलर है। आई थिंक इसको बॉलिंग करनी चाहिए थी, और क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या सोच थी? सोच वही थी क्योंकि फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी थी, बॉल जो है वो बड़े आराम से बैट पे आ रहा था पाकिस्तान जब बैटिंग कर रही थी। तो मे बी दिस इज़ द मेन रीज़न उनको बॉल नहीं ज़्यादा कराया गया। एडन मार्करम और तबरेज शमसी ने जो है वो ज़्यादा बॉलिंग करी है, इन दोनों ने अपने 10-10 ओवर पूरे किए हैं। तो ये हिसाब किताब था। दूसरा मैच कल है, ओडीआई मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। आई थिंक पाकिस्तान को वो भी जीतना चाहिए, जिस तरह की पहले मैच में परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। डोमिनेटिंग तो नहीं कह सकते, बट अकॉर्डिंग टू द पिच ठीक ठाक था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दो बैटर्स हैं जिनका चलना ज़रूरी था, वो नहीं चल पाए, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी हल्की लगी। में भी हो सकता है वो अगले मैच में चल जाए, लाइक अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। तो फॉर्म में आने में कोई ज़्यादा उतना टाइम लगता नहीं है। अगर बात करें प्लेयर्स के हिसाब से, तो पाकिस्तान इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग यार एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। तो जीतना चाहिए अगला मैच पाकिस्तान को आराम से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बाकी देखते हैं यार उसी हिसाब से क्या रहता है क्या नहीं रहता। फ़िलहाल पाकिस्तान 1-0 से सीरीज़ में आगे हो गया है। 2 ओडीआई मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के साथ, और उसके बाद जो है 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर मैं करूं।
फ़िलहाल तो वो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 पे वो बैठे हुए हैं। और देखते हैं आगे चल के 2 मैचेस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आई थिंक कम से कम 1 मैच तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए अगर मतलब कुछ लेके आना है वहाँ से तो। पहले तो अपनी ये सीरीज़ ओडीआई वाली सीरीज़ जीतें, जिस तरह से ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जीत चुकी है टी20आई वाली सीरीज़, तो कम से कम ये वाली सीरीज़ जीतें पाकिस्तान, ओडीआई वाली सीरीज़ जीतें और उसके बाद जाएँ टेस्ट में। और फिर देखें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।